हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद प्रिया। केमिस्ट्री को जितना इजी वे में मैं समझा सकती हूँ मैं उतना इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई होप आपको समझ में भी आ रहा हो। एंड इफ़ यू लाइक द वे ऑफ माय टीचिंग देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द एवोगैड्रो लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने दो टॉपिक्स पढ़े थे। वन इज द गे-लुसैक लॉ एंड अनदर वन इज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। गे-लुसैक लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर इन द सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। जो गैसेस आपस में रिएक्ट करती है तो उनका जो रेशियो होता है वो वॉल्यूम में होता है। वेयर इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, दैट एलिमेंट रिएक्ट्स विद ईच अदर इन द सिंपल होल नंबर एटॉमिक रेशियो। मतलब एटॉमिक मासेस या एटम्स का वहां पे रेशियो होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन। क्लियर। गे-लुसैक लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि गैसेस जब रिएक्ट करेंगी तो उनका रेशियो वॉल्यूम में कंपेयर होगा, और डाल्टन के अकॉर्डिंग था जब एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे तो उनका जो रेशियो होगा, रिएक्ट करने का जो रेशियो होगा वो मासेस या एटम्स के बेसिस पे होगा। तो इसी दोनों चीजों को लेके एक केमिस्ट आए, बर्जेलियस। ठीक है, एक केमिस्ट आए हमारे स्वीडिश केमिस्ट बर्जेलियस। तो जो बर्जेलियस थे, बर्जेलियस ने ये कहा कि इफ gases reacts in the simple whole number ratio by volume and element react in the simple whole number atomic ratio, अगर ऐसा है then there must be a relationship between the volume of the gas and the atom it contains। बर्जेलियस ने कहा कि अगर ये दोनों चीजें लेके चले, गे-लुसैक लॉ और डाल्टन साइमल्टेनियसली एक साथ लेके चले, तो जो गैस है उसके वॉल्यूम, जो उसका वॉल्यूम है और उस गैस में जो एटम्स प्रेजेंट है उन दोनों के बीच कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। यानी बर्जेलियस बेसिकली क्या फाइंड आउट करना चाह रहे थे, द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड द एटम विच इज प्रेजेंट इन दैट गैस। जो एटम्स उस गैस में प्रेजेंट है और उस गैस का जो वॉल्यूम है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये बर्जेलियस फाइंड आउट करना चाह रहे थे। क्लियर। एंड इसी के बेसिस पे बर्जेलियस ने काफी स्टडी की और एक स्टेटमेंट दिया। क्लियर। उनका स्टेटमेंट क्या था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस under similar condition of temperature and pressure contains equal number of atoms। ठीक है, बर्जेलियस ने कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखें, सेम रखें, तो जितनी भी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन क्या रखें, सिमिलर रखें, तो जितनी भी गैसेस होंगी अगर उनका वॉल्यूम सेम रखेंगे तो उनमें नंबर ऑफ एटम्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये बर्जेलियस ने कहा। लेट अस टेक वन एग्जांपल। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म HCl गैस। क्लियर। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक लॉ, यहाँ पे क्योंकि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है तो गे-लुसैक लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, 1 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। तो रेशियो क्या हो गया, 1:1:2। ये गे-लुसैक लॉ के अकॉर्डिंग आया। ठीक है। अब बर्जेलियस ने कहा कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम रखें तो जितनी भी गैसेस होंगी उनका अगर वॉल्यूम इक्वल रखेंगे तो उनमें नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो सपोज H2
वन वॉल्यूम है और इसमें n नंबर ऑफ एटम्स है, सपोज n नंबर ऑफ एटम्स है, तो क्लोरीन में भी क्या होंगे n एटम्स, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है और इसका भी वन वॉल्यूम है, इसका भी वन वॉल्यूम है, क्लियर। और क्योंकि यहाँ टू वॉल्यूम है तो इसमें एटम्स क्या हो जाएंगे, 2n एटम्स, क्लियर। One atom of H2 reacts with one atom of Cl2 to form one compound atom. ठीक है, बिकॉज ये मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे हम वन मॉलिक्यूल या वन कंपाउंड एटम, क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने कहा था कि डाल्टन ने उस समय मॉलिक्यूल को किस फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया था, कंपाउंड एटम कह के इंट्रोड्यूस किया था, क्लियर। सो वन एटम of H2 reacts with one atom of Cl2 to form two compound atom of HCl, ठीक है। अब अगर मुझे वन कंपाउंड एटम ऑफ HCl चाहिए, ठीक है, मुझे रिक्वायरमेंट कितने की है, वन कंपाउंड एटम ऑफ HCl की है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हाफ एटम ऑफ Cl2 एंड हाफ एटम ऑफ H2, ये लगेगा। n atom of H2 reacts with n atom of Cl2 to form 2n atom of HCl. One atom of H2 reacts with one atom of Cl2 to form two compound atom of HCl. अब अगर मुझे HCl के एक मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है तो मुझे हाफ एटम Cl2 का चाहिए और हाफ एटम H2 का चाहिए, बट दिस इज अगेंस्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अगेंस्ट आ गया है, क्योंकि डाल्टन ने क्या कहा था कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है वो एटम होता है और एटम डिवाइड नहीं होता, तो हाफ एटम तो पॉसिबल ही नहीं है। वन एटम, टू एटम, थ्री एटम, फोर एटम, फाइव एटम पॉसिबल है, बट हाफ एटम, 2/3 एटम, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, क्लियर। इट मीन्स ये क्या आ गया, अगेंस्ट डाल्टन थ्योरी, क्लियर। तो यहाँ पे क्योंकि ये अगेंस्ट डाल्टन थ्योरी आ गया तो बर्जेलियस का जो स्टेटमेंट था वो क्या हो गया, गलत, एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नोन एज बर्जेलियस हाइपोथेसिस। जब भी कोई भी नई चीज बोली जाती है किसी भी साइंटिस्ट के थ्रू तो एक्चुअली वो हाइपोथेसिस कहलाती है, क्लियर। और जैसे ही वो चीज प्रूफ हो जाती है साइंटिफिकली, दैट बिकम्स अ लॉ, वो हमारा लॉ बन जाता है नाउ। क्योंकि बर्जेलियस का जो स्टेटमेंट था वो प्रूफ नहीं हो पाया तो ये क्या रह गया, बर्जेलियस हाइपोथेसिस, क्लियर। उसके बाद आए हमारे एवोगैड्रो जी। अब जब एवोगैड्रो जी आए तो उन्होंने क्या कहा कि बर्जेलियस ने कॉन्सेप्ट तो सही बोला है, लेकिन जो रिलेशन यहाँ पे कोरिलेट किया है उन्होंने, उसमें थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ी कर दी, क्लियर। वैसे दिमाग सही लगाएगा बर्जेलियस ने, लेकिन थोड़ा सा वहां पे गलती कर दी, क्लियर। सो बेसिकली एवोगैड्रो ने क्या किया, एवोगैड्रो ने बर्जेलियस की हाइपोथेसिस को करेक्ट किया बाय डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एवोगैड्रो ने कहा सबसे पहले हमें एटम और मॉलिक्यूल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो जैसे ही हम समझ जाएंगे, बर्जेलियस की हाइपोथेसिस को हम अपने आप ही करेक्ट कर लेंगे, क्लियर। और एवोगैड्रो ने एटम और मॉलिक्यूल को क्या कहा, जो एटम की उन्होंने डेफिनेशन दी, क्लियर। एटम के लिए उन्होंने कहा एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ chemical reaction, but it may or may not be capable of independent existence. एवोगैड्रो ने क्या कहा कि
एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो कि एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो तो एटम है, लेकिन ये जो एटम है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्लियर? आप ये नहीं कह सकते कि एटम हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की टेंडेंसी कैपेबिलिटी रखेगा। ये कर भी सकता है लेकिन नहीं भी कर सकता, लेकिन केमिकल रिएक्शन में जो सबसे छोटा पार्टिकल पार्टिसिपेट करेगा किसी भी एलिमेंट का वो क्या होगा? एटम होगा। क्लियर? ठीक है। एंड मॉलिक्यूल के लिए इन्होंने कहा मॉलिक्यूल इज द smallest particle of an element which is capable of independent existence। यानी जो मॉलिक्यूल है वो एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखेगा। तो एटम क्या है? वो सबसे छोटा पार्टिकल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखेगा वो एटम हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा होगा। मॉलिक्यूल हमेशा होगा। क्लियर? सो उसके बेसिस पे, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे फिर एवोगैड्रो ने क्या किया, जो बर्जेलियस हाइपोथेसिस थी उसको करेक्ट किया। और उसको करेक्ट करने के लिए उन्होंने इसी को करेक्ट कर दिया। उन्होंने सिर्फ क्या किया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिर्फ बर्जेलियस हाइपोथेसिस में उन्होंने एटम हटाया और एटम हटा के उन्होंने क्या कर दिया, मॉलिक्यूल। और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एवोगैड्रो लॉ। अभी ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ही है मान लो, ठीक है। तो अब देखो ये रिएक्शन हम दोबारा पढ़ते हैं। H2 plus Cl2 gives 2HCl. According to Gay-Lussac law, 1 volume of H2 reacts with 1 volume of Cl2 to form 2 volume of HCl. अब यहाँ पे अगर एवोगैड्रो लॉ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n molecules of H2 reacts with n molecules of Cl2 to form 2n molecules of HCl, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 वॉल्यूम है तो n मॉलिक्यूल होंगे, 1 वॉल्यूम है तो n मॉलिक्यूल होंगे, 2n है तो 2n मॉलिक्यूल होंगे। सो 1 molecule of H2 reacts with 1 molecule of Cl2 to form 2 molecules of or 2 compound atom of HCl। तो अगर मुझे 1 कंपाउंड एटम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 reacts with हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2। क्लियर? अब देखो जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल आपका किसका बना है, मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम। जो मॉलिक्यूल है वो एटम का बना है। इट मीन्स 1 मॉलिक्यूल एटलीस्ट कंटेन 2 एटम्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में एटलीस्ट 2 एटम्स तो होंगे ही होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर? तो हाफ मॉलिक्यूल में एटलीस्ट एक एटम तो होगा। इफ 1 मॉलिक्यूल एटलीस्ट कंटेन 2 एटम, एक मॉलिक्यूल मिनिमम 2 एटम से बना होगा। क्लियर? यानी उसका अगर हाफ कर देंगे तो मुझे एक एटम तो मिलेगा, और एक एटम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में। तो हमने पढ़ा कि सबसे छोटा पार्टिकल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो क्या होता है, एटम। तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 मीन्स 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 1 atom of chlorine to form 1 molecule of HCl।
प्रूफ हो गया, क्लियर। बर्जेलियस के केस में क्या आ रहा था, हाफ एटम, जो पॉसिबल नहीं था। यहाँ हाफ मॉलिक्यूल एंड हाफ मॉलिक्यूल आ रहा है, तो हाफ मॉलिक्यूल में एटलीस्ट एक एटम तो होगा ही, तो एक एटम भी लेके चले तो एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल क्या बना रहा है, HCl, हेंस इट इज प्रूव्ड। और प्रूव्ड हो गया तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बिकम्स एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो ने क्या कहा कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है उसका रिलेशन उसके एटम से ना होके उसके किससे है, मॉलिक्यूल से है, एंड दैट इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ वी कीप द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम, एंड दिस इज एवोगैड्रो लॉ। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आया हो। क्लियर, अगर कोई डाउट है देन लेट मी नो। Okay, note down this, then we'll talk about the applications of Avogadro law. Okay, so first application is in the calculation of atomicity of elementary gases. एलिमेंट्री गैसेस की एटॉमिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम एवोगैड्रो लॉज यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो एलिमेंट्री गैसेस क्या होती हैं, दोज गैसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन एलिमेंट, उन्हें हम एलिमेंट्री गैसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे O2, O3, H2, Cl2, ये हमारी एलिमेंट्री गैसेस है। यहीं पे CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दिस इज नॉट एन एलिमेंट्री गैस क्योंकि इसमें दो एलिमेंट आ गए, कार्बन एंड ऑक्सीजन। So elementary gases means those gases which are made up of only one element. Clear? Atomicity क्या होती है, atomicity of any elementary substance, किसी भी elementary substance, चाहे वो गैस हो, चाहे वो solid हो, चाहे वो liquid हो, atomicity of an elementary substance is the number of atoms of the element present in one molecule of that substance. उस substance के one molecule में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उस एलिमेंट के, वो उसकी एटॉमिसिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑक्सीजन गैस की बात करूं O2, सो द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, जो एटॉमिसिटी है ऑक्सीजन की 2 है क्योंकि O2 के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 2 एटम। तो एलिमेंट्री सब्सटेंस क्या होते हैं, जिन सब्सटेंसेस के एक मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी। क्लियर, अब देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। लेट अस टेक एग्जांपल, H2 plus Cl2 gives 2 HCl, ये है। क्लियर, नाउ अब यहाँ पे हमें क्लियर था लास्ट में दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl ये किससे बन रहा है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2। क्लियर, नाउ ये जो रिलेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये हमें क्लियरली शो कर रही है दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl रिक्वायर्ड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। क्लियर, वन मॉलिक्यूल of HCl required half molecule of chlorine. Clear? And one molecule of HCl contain one atom of chlorine. Clear? One molecule of HCl contain one atom of chlorine. एक मॉलिक्यूल HCl बनाने के लिए हमें हाफ मॉलिक्यूल क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है और एक मॉलिक्यूल HCl में हमारा एक ही एटम है Cl का। इट मींस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू वन एटम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये दोनों सेम है तो हम इन दोनों को भी इक्वल मान सकते हैं। So half molecule of chlorine equals to one atom of chlorine. So one molecule of chlorine is equals to 1 into 2 atom of chlorine means 2 atoms of chlorine.
यानी जो क्लोरीन है उसका जो एक मॉलिक्यूल है, उस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 2. इट मीन्स द एटॉमिसिटी ऑफ क्लोरीन इज 2. सो इस वे में हम एलिमेंट्री गैसेस की एटॉमिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एलिमेंट्री गैसेस की। क्लियर? हम एलिमेंट्री गैसेस की बात कर रहे हैं क्योंकि एवोगैड्रो लॉ ने जो रिलेशनशिप बताया था वो हमें बताया था बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस। वो गैस की बात की थी, ठीक है। सो इस वे में हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? किसी भी गैस, एलिमेंट्री गैस की एटॉमिसिटी, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, H2 plus O2 gives 2H2O, ठीक है। नाउ इसमें हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी आप फाइंड आउट करके मुझे बताइए। क्लियर? सो ये आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एप्लीकेशन. Second application is find the relationship between molecular mass and vapor density. ठीक है, गैस की मॉलिक्यूलर मास और उसकी वेपर डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम एवोगैड्रो लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज वेपर डेंसिटी, और डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी। एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि एवोगैड्रो लॉ में जो वॉल्यूम और मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन है वो कब है? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम, मतलब जो वॉल्यूम हम इस गैस का लेंगे वही वॉल्यूम हम हाइड्रोजन गैस का भी लेंगे। सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, ठीक है। तो वॉल्यूम और वॉल्यूम कट हो जाएंगे, कैसे? मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वो ऊपर चले जाएगा तो ये कट हो गए, तो क्या बचा? मास ऑफ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम कट हो गए। अब हम मॉलिक्यूल लेते हैं, मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। क्योंकि वॉल्यूम अगर सेम है तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। ये वेपर डेंसिटी आ रहा है हमारा। अब किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाएगा? उसका मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय, अब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का मास कितना होगा? 2, H2 होता है, उसका मास 2 होगा, दैट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी। सो रिलेशन हमारा क्या आ गया? मॉलिक्यूलर मास is equals to 2 into vapor density. So this is the relationship between molecular mass and vapor density. Clear?
वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. सो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी. अब वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम रहते हैं, तो मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी. नेक्स्ट, mass of one molecule of the gas at STP divided by mass of one molecule of hydrogen gas at STP. एक मॉलिक्यूल कोई भी गैस है उसके एक मॉलिक्यूल का मास उसका क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास. और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, 2. तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू 2 इंटू इट्स वेपर डेंसिटी. Clear? So in this way we will find out the relationship between the molecular mass and vapor density. Note down this, then we will talk about third application. Third application is to find the relationship between molecular mass and volume of the gas. मतलब गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है और उसका जो वॉल्यूम है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप फाइंड आउट होगा. तो सेकेंड एप्लीकेशन में जो हमें रिलेशनशिप मिला था वो क्या मिला था, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. और वेपर डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर? और डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू mass of certain volume of the gas at STP divided by mass of same volume of hydrogen gas at STP. ठीक है. अब पिछली वाली रिएक्शन में हमने मॉलिक्यूल्स इंक्लूड किया था क्योंकि हमें वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच में रिलेशनशिप निकालना था. यहाँ हमें मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो हम वॉल्यूम को ही लेके आगे चलेंगे. तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय mass of 1 liter of hydrogen gas at STP. क्लियर? अब जो 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का जो मास होता है एसटीपी पे वो हमारा होता है 0.089. ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. ठीक है. 2/0.089 सॉल्व करेंगे तो आएगा 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस एट एसटीपी. और 1 लीटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू mass of 22.4 liter of the gas at STP. मतलब किसी भी गैस का 22.4 लीटर जो वॉल्यूम होगा उसका जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, उस गैस के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल. किसी भी एसटीपी पे अगर हम किसी भी गैस का 22.4 लीटर वॉल्यूम लेंगे तो उसका जो हमें मास मिलेगा वो मास किसके इक्वल होगा, उस गैस के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा. एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ द गैस एंड द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस. 22.4 लीटर जो गैस है उसका जो मास है वो किसके इक्वल आएगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर? क्लियर? सो ये हमारा जो टॉपिक है दैट एवोगैड्रो लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ यहाँ पे फिनिश हो गया. आई होप आपको ये लॉ समझ में आया हो.
जो नोट्स हैं वो आप ये नोट करेंगे तो नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे एंड जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, तो देन प्लीज़ लेट मी नो, मुझे खुशी होगी आपके डाउट सॉल्व करने में। एंड अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हैं, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। So that's all for today. Thank you so much.